गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका आशय है कि हमारी पृथ्वी के अंदर का जो भाग है, आंतरिक भाग है, किस प्रकार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो इतना आपके लिए लाभदायक हो सकती है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको यह हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो पृथ्वी का अंदर का भाग है किस प्रकार निर्मित है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को क्यों ही खींचती है, और इसके अंदर जो ठोस है, द्रव है, किस प्रकार ठोस हो गया है। जो हमारा मेंटल है, मेंटल तो द्रव है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी अंदर से पूर्ण रूप से क्या है, गर्म है। गर्म होने के कारण तो मेंटल तो गर्म है, लेकिन उसके नीचे पाई जाने वाली परत जो है, जिसको हम क्रोड नाम देते हैं या फिर क्या कोर नाम देते हैं, वह ठोस अवस्था में कैसे हो गई है, आज के बाद इस वीडियो में अच्छे से आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। जो हम जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह गोल है, लेकिन गोल पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते। यह पृथ्वी ऊपर ध्रुवों पे चपटी है, एक मिनट, यह ध्रुवों पे क्या है, चपटी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है, चपटी है, और बीच में थोड़ा उभरी हुई है। इसको हम जियोड नाम दिए थे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूभाग। तो हमारी जो पृथ्वी है गति कर रही है, अंदर से गति कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जो भी इसके ऊपर निवास करता है उसको पता नहीं चलता है, इसका आभास नहीं होता है, लेकिन यह अंदर से गतिशील है। यह अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन होता क्यों है? बेसिकली जब अंतर्जात बल एवं बाह्य बल जो जब इस पे लगता है तो क्या होगा, इनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि हम आपको पिछली क्लासों में बताए थे कि जो हमारा स्थल मंडल है कई प्लेटों में बटा हुआ है। यह प्लेटें जब खिसकती हैं, इनमें क्या होता है, यह जब प्लेटें गति करती हैं तो इनमें परिवर्तन आता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि पर्वत हुआ, पठार हुआ, घाटी हुआ, इन्हीं सब के कारण ये प्लेटें जब खिसकती हैं, इन्हीं के कारण इन सब का निर्माण होता है, जो कि पिछली क्लासों में हमने अच्छे से डिस्कस किया था इस पर। तो इसके बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो हम बाह्य भाग के बारे में ना पढ़ के केवल हमारा जो फोकस होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग पर ही होगा, जैसा कि हमारा ये हेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे यह हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो यहाँ मान लीजिए ये आपको देखने को मिल रहा है एक फिगर। यहाँ पे पृथ्वी का जो पृथ्वी हमारी गोल है, उसके बाद इसका एक टुकड़ा हम देखें तो इसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपरी भाग स्थल मंडल, ऊपरी परत जो क्या है, ठोस है, चट्टानों से निर्मित है, तो उसको बोलते हैं स्थल मंडल, जो कि एक पतली लेयर है। उसके बाद आता है आपका क्रोड, उसके बाद आपका आता है मेंटल, उसके बाद आता है आपका क्रोड। उसके बाद हम एक फिगर से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार निर्मित है, उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी का एक ऊपरी भाग हमें क्या देखने को मिला था, भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल था, उसके बाद कोर था। लेकिन इस पृथ्वी का अगर हम एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट, तो इस प्रकार हमें दिखाई देखने को मिल जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार हमें दिखाई देखने को मिल जाता है। ऊपरी परत क्या आपको देखने को मिलेगी, यह है हमारा भूमि वाला पार्ट, यानी कि हम जिसे बोलते हैं भूपर्पटी। और इसी स्थल मंडल पे भूपर्पटी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर स्थल मंडल भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा स्थल मंडल है, उसी स्थल मंडल पे तो आपको महासागर, सागर, नदियाँ, झील, ये सब भी देखने को मिल जाएगी। तो आप तो ऐसे जानते होंगे कि 70% जो क्या है, महासागर है, महासागर का भाग है, और जो 30% बचा वो क्या है, हमारा महाद्वीप है। तो मान लेते हैं ये हमारा सागर है, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, नीला कलर का दिखाई दे रहा है। ये जो ब्राउन कलर का है, यह हमारा स्थल वाला भाग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा मेंटल, और इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर। और उसके बाद मेंटल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कोर, ये वाला भाग। इसी को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है आंतरिक कोर, एक होता है बाह्य कोर। ये वाला होगा बाह्य कोर, ये वाला होगा आंतरिक कोर। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है आपको लिक्विड, ये वाला ऊपर वाला भाग जो है लिक्विड है, ये वाला सॉलिड है।
आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी बहुत ही अंदर से गर्म है, गर्म होने के कारण ये वाला तो ऊपर वाला भाग ठंडा हुआ, जिसके कारण ये ठोस में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो मेंटल वाला भाग है द्रव अवस्था में है, आप ये जानते ही हैं, यानी प्लाज्मा अवस्था में है, जिससे कि वहाँ से हमारी जो ज्वालामुखी जब फूटती हैं तो वहाँ से मैग्मा निकलता है, ये आप तो जानते होंगे। यहाँ पे द्रव या फिर हम कह दें प्लाज्मा अवस्था में है, परंतु यह भी लिक्विड अवस्था में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये अंदर वाला भाग सॉलिड कैसे हो गया, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। आइए हम आगे बात करते हैं कि ये सॉलिड किस प्रकार है, इसी वीडियो में आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे हमने एक भाग लिया पृथ्वी का, इसका ऊपरी भाग क्या हो गया, भूपर्पटी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंटल का जो अधिक पोर्शन है, यानी कि ए वाला हम निकाल दें अगर, एक मिनट, ए वाला आपको देखने को मिल जाएगा, इसको कहते हैं मेंटल, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। 3 भागों में हमने बांट दिया इसको, लेकिन हमें लिखने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं, जो कि मैंने पहले से तैयार किया था आपके लिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार है। यह जो हमने अभी आपको 3 भागों में बताया कि हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं 3 परतों में विभाजित हैं, कौन कौन से, तो एक सियाल बताए थे हमने, सियाल यानी कि, एक मिनट, सियाल यानी कि वहाँ पे कौन कौन सी मात्रा होगी, सिलिका की और एल्युमिनियम की अधिकता होगी, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सीमा, दूसरी परत, तो उसको हम बोलते हैं सीमा यानी सिलिका, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे देखने को मिलता है आंतरिक वाला भाग जो होता है, उसको बोलते हैं कोर या फिर क्रोड कहते हैं, जिसमें फेरस अधिकता पाई जाती है, यानी, ठीक है। तो यह कैसे, यहाँ पे जो हमने सीमाओं का निर्धारण किया, यह कैसे हुआ, तो जो भूगर्भ शास्त्री थे वे पहले वहाँ पे अच्छे से उनकी जानकारी लिए, जो प्रत्यक्ष स्रोत थे एवं अप्रत्यक्ष स्रोत थे, उन्हीं के द्वारा यह उनके बारे में पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालते हैं और यह बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह 3 भागों में बटी हुई है, यानी कि 3 परतों में बटी हुई है। सियाल बोलते हैं जिसको, दूसरा सीमा, तीसरा होता है निफे। तो इन्होंने बताया, और ये श्रीमान एडवर्ड स्वेज के अनुसार इन्होंने बताया कि यह हमारी जो पृथ्वी है आंतरिक संरचना जो है परतदार है, यानी कि 3 परतों में पाई जाती है। यह परतें किस प्रकार है, कहाँ कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं, तो ये हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ हम इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, इसका थोड़ा साइज हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बताया कि पहला जो है भूपर्पटी है, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। तो यह जो आपको दिख रहा होगा कि यह महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग, और यहाँ पे महासागरीय पार्ट है, इसी में जो कि हमारा जो स्थल मंडल है इसी में महासागरीय पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो हमारा महाद्वीप होता है यह भी मिल जाएगा। और जो हमारा महाद्वीप है वो लगभग हमें इसकी मोटाई देखने को मिल जाएगी, 20 से 30 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। अगर वही हम बात करें, यहाँ पे जो महासागरीय भाग के नीचे का जो स्थल है वह लगभग 8 किलोमीटर है, कितना है, 8 किलोमीटर है। उसके बाद हमें एक परत देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था, जो कि स्थल मंडल जो है हमारा, उसकी मोटाई कितनी है हमने बताया था, 8 से लेके 80 किलोमीटर तक बताया था। लेकिन उसके बाद हमने अभी कल की वीडियो में आपको बताया था कि इसके नीचे भी एक परत होती है जो कि ठोस अवस्था में है, और यह भूपर्पटी की तरह ही सेम दिखती है, तो इसको बोलते हैं बाह्य मेंटल, ठीक है। तो इसको जब हम मिला देते हैं, इस वाले जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्थल भाग है, इसमें जब मिला देते हैं तो यह लगभग 100 किलोमीटर हो जाता है, टोटल 100 किलोमीटर। और यह 100 किलोमीटर पूरा ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्या हो गया, ये बाय मेंटल और प्लस जो आपको दिख जाएगा परपटी, भूपर्पटी, इनको मिला के यहाँ पे 100 किलोमीटर तक इसकी हो गई मोटाई। उसके बाद आता है हमारा दुर्बलता मंडल, लेकिन इसको समझने से पहले हम भूपर्पटी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी शब्द या फिर कोई भी सेंटेंस इम्पॉर्टेंट लगता है तो उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भूपर्पटी
क्या है इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जो कि हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, ये आप जानते हैं, जिसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। इनमें कौन सी अधिकता पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की पाई जाती है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। तो इसमें इसकी अधिकता पाई जाती है। इसमें जो हमारा भूपर्पट्टी है, इनमें 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। कितने? 8 पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया सिलिका, दूसरा हो गया एल्युमिनियम Al, तीसरा हो गया फेरस Fe, और चौथा हो गया O2, और फिर उसके बाद सोडियम Na, उसके बाद पोटेशियम K, और कैल्शियम Ca, और उसके बाद मैग्नीशियम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ है, 8 जो प्रमुख इसमें तत्व पाए जाते हैं, किसमें? भूपर्पट्टी में। और ये जो हमारी परतें होती हैं, ये जो पृथ्वी की परतें होती हैं भूपर्पट्टी, ये ठोस होती हैं, ठोस चट्टानें होती हैं, और ये भंगुर होती हैं, मतलब इनमें टूटने फूटने की क्रिया आपको देखने को मिल जाती है। और ये गहराई पे जाने पे तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इनमें तापमान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, किस दर से बढ़ता है, यहाँ पे हम देखिए, जैसे कि अगर 32 किलोमीटर हम जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाए कितना, 32 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान देखने को मिल जाएगा। जो तापमान है पृथ्वी का, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, प्रति 32 किलोमीटर पर प्रति डिग्री सेल्सियस आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देखने को मिल जाएगा। यह अब जो हमारी भूपर्पट्टी है, यहाँ पे जो पृथ्वी की ये भूपर्पट्टी है, यह 2 भागों में यानी कि 2 प्रकार में बटी हुई है। एक तो हो गया आपका महासागरीय भाग, पहला कौन सा हो गया, महासागरीय भाग। आप लोग इसको मैनेज कर दीजिएगा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा हो गया महाद्वीपीय भाग। ये जो महासागरीय भाग है, यह बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। यानी कि जो महासागर आपको देखने को मिल जाएगा, यह महासागर भी तो किसी तल पे ही अवस्थित है ना, इसके नीचे भी तल पाया जाता है, यानी कि जो हमारा स्थल पाया जाता है। और यह स्थल किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ। और जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय, ठीक है, यह जो महाद्वीपीय भाग है, यह ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट की महाद्वीपीय से बना, महाद्वीप जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। महासागरीय जो चट्टानें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो बेसाल्ट से बना हुआ। तो यह जो परिवर्तनशील होती है, इनमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा कि आपको देखने को मिल जाएगा भूपर्पट्टी पे कि कहीं कहीं पे पहाड़ निर्मित हो गया, कहीं पे पठार निर्मित हो गया। तो क्या हो गया, इनमें परिवर्तन ही तो हो रहा है हमेशा। और बाह्य जनित एवं अंतर्जात वनों के कारण ही होता है जो परिवर्तन इनमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका घनत्व होता है, जो हमारा ये महाद्वीप भाग दिख रहा होगा आपको, इसका घनत्व महासागरीय भाग से अधिक होता है। यहाँ पे इसका घनत्व 2.8 किलोमीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो महासागरीय भाग है, यहाँ पे 2.6 इसको आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो महाद्वीपीय है, इसका घनत्व अधिक होता है किससे, महासागरीय भागों से। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल, ए वाला भाग, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का मेंटल भाग है, जो कि बहुत अधिक भाग पाया जाता है। तीनों जो हमारी भाग है पढ़ते हैं, इन सबसे अधिक पाया जाता है किसका, मेंटल वाले भाग का। तो इसको हम बोलते हैं क्या इसको हम जो हमारा मेंटल है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसको हमने एक 700 किलोमीटर की रेखा पे, यहाँ पे देखिए हमने एक रेखा बनाई है, इसको ऊपर देखने को मिल जाएगा बाह्य मेंटल, उसके बाद आंतरिक मेंटल। लेकिन इसके भी ऊपर 400 किलोमीटर के ऊपर हमने एक परत दिखाई है आपको यहाँ पे, इसको हम लिखे हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, यही सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, हमने लिखा है LVZ। इनका मतलब क्या होता है, लो वेलोसिटी जोन इसको बोलते हैं। जो हम देखते हैं कि जो हमारा आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ज्वालामुखी फूटती है उनमें से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो जब मैग्मा निकलता है तो ये निकलता कहाँ से, जो हमारा धरातली भाग है, धरातली भाग के नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दुर्बलता मंडल, यहीं से मैग्मा निकलता है, इसी वाले क्षेत्र से। बाकी नीचे वाले भाग से मैग्मा नहीं निकलता है, यहीं से आपको यह निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मैग्मा कहाँ से निकलता है, यानी कि पृथ्वी के किस भाग से निकलता है। तो हमारा जो बोल सकते हैं हम कि मेंटल की ऊपरी परतों से निकलता है मैग्मा। ऊपरी परत का अगर नाम पूछ दे तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि दुर्बलता मंडल। इतना आपको
ज्ञान मिला होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनको हमने तो दो भागों में बांट दिया, बाह्य मंडल, आंतरिक मंडल, सॉरी हमने मंडल बोल दिया। यहाँ पे 700 किलोमीटर तक, यहाँ पे 400 किलोमीटर तक। और यहाँ पे जो हमारा ये देखने को मिल जाएगा मेंटल वाला, इसकी जो मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर तक का इसका क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। तो यह भूपर्पटी के नीचे वाला परत है। क्या है यह जो हमारा मेंटल वाला भाग है, यह भूपर्पटी के नीचे वाला भाग होता है। इसका घनत्व होता है कितना, 5.6 ग्राम क्यूब। ठीक है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगभग 80% है। अभी हमने बताया ना कि ये जो हमारा भूपर्पटी है, यह भूपर्पटी कितना है, यानी कि जो हमारी भूपर्पटी ये बहुत पतली पाई जाती है, हमने आपको बताया था। और जो ये आपको मेंटल दिख रहा होगा, यह कितना 80%, केवल 100 में से 80% हम निकाल दे तो केवल ये मेंटल ही पाया जाता है। यह चट्टानें पेरिडोटाइट से चट्टानों से बनी होती है। मेंटल के अंदर इसकी भौतिक दशाओं पर आधारित अलग अलग परतें पाई जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि बाह्य मेंटल, यहाँ पे पहला ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह क्या होता है, तो ये परतें जो होती हैं परपटी के ठीक नीचे होती हैं। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, यह हमारी परपटी वाला भाग है। ठीक, यहाँ पे उसी के नीचे बाह्य मेंटल वाला भाग आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो भौतिक अवस्था है परपटी के चट्टानों के समान ही होती है, यानी कि जो हमारी भूपर्पटी है इसी के समान पाई जाती है। तो यह ठोस एवं भंगुर चट्टानों से निर्मित होती हैं और इसका जो विस्तार होता है पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक गहराई तक पाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद इनके बीच आपको एक सीमाएं देखने को मिल जाती है, जिसको बोलते हैं मोह असंबद्धता, इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनके बीच की कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं, तो मोह असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे मेंटल वाला भाग आ गया। तो यह इसको बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन, एस्थोनोस्फीयर भी हम इसको बोलते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक विस्तार इसका होता है, 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा। यह दुर्बलता वाला मंडल। ठीक है, उसके बाद ये इसकी जो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण यह चट्टानें जो होती हैं मुलायम होने लगती हैं। कहाँ की, मेंटल वाली पोर्शन की जो चट्टानें होती हैं मुलायम होने लगती हैं। इसी के कारण इस क्षेत्र में भूकंपी तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ रहा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो भूकंपी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप के बारे में कैसे हो गया। तो हम आपको बता दें कि जो भूकंप आता है, यह भूकंप जो होता है पृथ्वी के ये स्थलीय वाले भाग में ही निर्मित होता है। यहीं से आपको यहीं से केंद्र से होकर निकलता है। केंद्र कहने का यहाँ पे आशय है कि जो इसका केंद्र होता है भूकंप का, यह स्थल मंडल में ही होता है। जो मेंटल होता है यहाँ से यह नहीं निकलता है। तो जो हमारा भूकंप होता है, यह भूकंप क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो जो मेंटल वाला पोर्शन, यहाँ पे चट्टानें मुलायम हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो भूकंपी तरंगें होती हैं उसकी गति होती है जो मंद हो जाती है। यहाँ की चट्टानें अर्धठोस अवस्था में दबाव पड़ने पे यह स्थानांतरित होते हैं, यानी स्थानांतरित होने का मतलब है यह गति करती रहती हैं। ठीक है, जो मेंटल की चट्टानें होती हैं अर्धठोस होती हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि चट्टानें जो मुलायम होती है, पूर्ण रूप से यहाँ पे जो चट्टानें हो पिघली अवस्था में नहीं होती, मुलायम होती हैं। मुलायम करने का आशय हम समझ सकते हैं कि प्लाज्मा अवस्था में, इस तरह से कुछ। तो ये चट्टानें एक स्थान पर स्थायी नहीं होती हैं, इनमें गति होती रहती है। इन्हें संबंधित धाराओं में प्रवाह पर देखा जा सकता है। तो हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे आगे कि किस प्रकार जो भूकंप के द्वारा यहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग थे, वैज्ञानिक भूकंप के माध्यम से समझ सके कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है पिघली हुई अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में, इसके माध्यम से उन्होंने जाना। लेकिन यह जो हम बात करेंगे जो हमारी टॉपिक होगी भूकंप के बारे में, वहाँ पे हम अच्छे से विस्तार से बताएंगे आपको कि यह किस प्रकार उन्होंने बताया था। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं हम कोर वाले पोर्शन पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे आंतरिक भाग और बाह्यमंडल, आंतरिक मेंटल और बाह्यमंडल के बीच आपको एक रेप्टी असंबद्धता मिल जाएगी। यहाँ पे रेखा है, इसको भी आप लोग देखिएगा कि इनके बीच की कौन सी रेखाएं पाई जाती है, तो ये वाली, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोर वाले पोर्शन पे। 2900 किलोमीटर तक हमने बताया कि मेंटल का विस्तार होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कोर।
तो कोर को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा बाह्य कोर, और नीचे 5150 किलोमीटर के नीचे वाले भाग को बोल देते हैं हम आंतरिक कोर। यह वाला पोर्शन आपको दिख जाएगा, यह होगा क्या होगा, द्रव होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है यह ठोस अवस्था में देखने को मिल जाएगा, जिसका दाब भी अधिक होता है। और यह जो होता है तरल होता है, इनका जो घनत्व होता है 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ठोस वाला भाग है इससे घनत्व इसका अधिक होता है, 13.6 होता है। उसके बाद आपको जो हमने बताया अभी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको यहाँ पे देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे यही आधा वाला भाग भी होता है ना, तो यह वाला जो पोर्शन है आपको त्रिज्या यानी व्यास होता है, पूरा होता है, लेकिन आधा भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर पाई जाती है। लगभग में हम इसको 6400 किलोमीटर मान सकते हैं। कितना, 6400 किलोमीटर। आपको व्यास अगर पृथ्वी का निकालना हो तो इसमें आपको दोगुना कर दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपको जितना टोटल आएगा वह आपको पता चल जाएगा कि यह पृथ्वी का इतना व्यास है। और हम बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरा आंतरिक भाग में उसका तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी का अंदर भाग कितना गर्म होगा। लेकिन इसके बावजूद एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि यह यहाँ पे इतना तापमान यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी आदमी को हम भेज दें वहाँ पे, तो आदमी का पता ही नहीं चलेगा कि आदमी यहाँ पे था या फिर नहीं। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह यहाँ पे इतना तापमान होने के बावजूद यह जो आंतरिक कोर है, ये ठोस अवस्था में कैसे है। आप यहाँ पे एक बार भी सोचें कि ये ठोस अवस्था में कैसे हो सकती है, नहीं सोचे होंगे, मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन इसके बारे में हम पहले कोर के बारे में समझते हैं कि यह क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो पृथ्वी का केंद्र में पाई जाने वाली परत सबसे अधिक घनत्व की चट्टानें होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.6 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सबसे घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से नीचे की तरफ हम जब आते हैं तो घनत्व भी वृद्धि होती है और प्लस तापमान में भी वृद्धि होती है। 32 किलोमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्र का तापमान होता है कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक ताप होने के कारण कोर का भाग, एक बड़ा भाग पिघली हुई तरल चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। यह वाला भाग जो होता है पिघली हुई अवस्था में है। क्यों होता है, क्योंकि अत्यधिक ताप होने के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह क्यों ऐसा है कि इसका तापमान तो इस वाले बाह्य कोर से भी ज़्यादा है, ऐसा क्यों। तो लंबे अवधि तक भूगर्भ जो शास्त्री थे उनका जो मानना था कि जो पृथ्वी का कोर होता है पूर्ण रूप से तरल होता है। लेकिन जब उन्होंने भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है वह कुछ ठोस भाग, जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वह कुछ ठोस भाग अवश्य है। कौन बताया यह, तो यह भूगर्भ शास्त्री ने ऐसा बताया। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो पृथ्वी की जो गहराई में जाने पे ऊपरी परतों का जो भार होता है, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा यह आंतरिक कोर है। यहाँ पे जब हम ये वाला भाग को प्रदर्शित करते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो इसको ऊपर वाले जितनी भी परतें हो गए, भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, इन सब का जो भार होता है इतना अधिक हो जाता है कि कोर का भाग ठोस अवस्था में हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला भाग है इन्हीं के भार के कारण, इन्हीं के द्रव्यमान के कारण जो नीचे वाला भाग होता है यह क्या होता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। इस ठोस को कोर को जो यह ठोस होता है, इस ठोस को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ठोस कह सकते हैं। जो कोर होता है इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ठोस कहा जाता है। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, कि बाह्य जो हमारा द्रव्यमान है ऊपरी परतों का उसके दबाव के कारण। तो आप अपने घर में एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि जो गैस सिलेंडर आता है, जो गैस होती है तो गैस जो होती है गैस फॉर्म में होती है, लेकिन उसको अत्यधिक दाब के कारण उसको क्या कहते हैं, अत्यधिक जब दाब उस पर लगाते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में भर जाती है। जो गैस सिलेंडर आता है आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जैसे कि जो पानी की तरह हिलता है, आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं हिलाकर, तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में, लेकिन उसको लिक्विड के रूप में बदल दिया गया। सेम उसी प्रकार बदला गया, कैसे, दाब डाल के। सेम उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है
ऊपरी परतों के दबाव के कारण ही इसका जो नीचे का भाग है कोर का, यह क्या हो गया, ठोस भाग में परिवर्तित हो गया। तो आप इसको अच्छे से जान गए होंगे कि अब कैसे हुआ था। यह मेरा विचार नहीं है, यह विचार भूगर्भ शास्त्रियों ने अपना विचार दिया। और ये जो पृथ्वी का कोर है द्वि प्रकृति का पाया जाता है, यानी कि जो ठोस भी पाया जाता है और तरल भी पाया जाता है। यह दो प्रकृति का पाया जाता है। इस दो प्रकृति के कारण ही जो पृथ्वी में भूचुंबकत्व यानी कि जो मैग्नेटिज्म का जन्म हुआ है, यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इन्हीं के कारण यहाँ पे जन्म हुआ। और जो ऊपर की कोई वस्तु होती है तो इसी के कारण पृथ्वी जो है अपनी तरफ उस वस्तु को खींचती है। आप अच्छे से आज समझ गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई वस्तु ऊपर की तरफ जब हम फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ क्यों आती है, यही मेन रीज़न है। इसी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट बताया गया है, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 400 किलोमीटर है। लेकिन तेल की खोज के कारण इंजीनियर ने जो 6 किलोमीटर तक गहराई इसमें खोदा था। 4 किलोमीटर तक तो खुदाई की गई थी गहराई में, लेकिन जो इंजीनियर थे वहाँ पे तो उन्होंने तेल की खोज के कारण वहाँ पे 6 किलोमीटर तक खोदते चले गए कि इस उद्देश्य से कि उनको तेल की प्राप्ति होगी। और जो हमारी पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो कि बिल्कुल भी असंभव है, इतना अगर हम 6 किलोमीटर खोदे हैं गहराई में तो यह कभी भी यह पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो समुद्र की सतह होती है, सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक का खोदना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पृथ्वी के केंद्र तक जाएं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाएं, तो आपको 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मुश्किल से मुश्किल 6 किलोमीटर तक ही जो इंजीनियर थे खोद कर यहाँ पे थम गए। यानी कि आपको यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 6 किलोमीटर और कहाँ पे 6000 किलोमीटर, कितना बड़ा डिफरेंस है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में कोई जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यह भाग आपको देखने को मिल जाए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो कि सब भूपर्पटी, सीमा, सियाल, निफे सब बताया है, जो कि मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सेल एवं खनिज के बारे में। लेकिन फिर से यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिया है, इसको भी पढ़ते लेते हैं। इसको भी जो पॉइंट दिया होता है, मेन पॉइंट दिया होता है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया होता है कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बोला कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग जो पृथ्वी का भूपर्पटी होता है, ये वाला भाग आपको देखने को मिल जाएगा। यह जो भूपर्पटी है केवल 1% है। कितना है? 1% है। मेंटल वाला भाग कितना है? 84% है। 84% है। और जो क्रोड वाला भाग है यह कितना है? 15% है। सबसे ज़्यादा है मेंटल वाला, उसके बाद है तो है कोर वाला, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे भूपर्पटी। जो पृथ्वी की त्रिज्या हमने बताया कि 6371 किलोमीटर है, और हम इसको याद करने के लिए 6400 किलोमीटर बोल सकते हैं लगभग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारी जो टॉपिक है सेल एवं खनिज। हमारी जो भूपर्पटी है, हमारी धरती की जो भूपर्पटी है, जिसको हम स्थल मंडल भी बोलते हैं, स्थोनोस्फीयर भी हम बोल सकते हैं, तो क्या लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो ये जो परतें होती हैं खनिजों के योग से मिलती हैं, खनिजों के योग से बनती हैं। और ये खनिज क्या होता है? तो यह जो खनिज होता है प्राकृतिक तत्व की एक निश्चित अनुपात के योग से बनता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जो हमारी चट्टानें हैं, वह चट्टानें 3 प्रकार की चट्टानों से, जो चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला होता है आग्नेय, जिसको इग्नियस बोलते हैं। दूसरा होता है अवसादी, जिसको सेडिमेट्री बोलते हैं। तीसरा होता है कायांतरिक चट्टानें, जिसको हम मेटामॉर्फिक बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो यह क्या होती है, किस प्रकार इसका उत्पत्ति होती है, किस प्रकार यह बनती हैं, उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले कुछ यहाँ पे इग्नियस जो हमने बताया, इग्नियस, सेडिमेट्री, मेटामॉर्फिक, यह इसका अर्थ क्या होता है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो इग्नियस जो है लैटिन शब्द के इग्नियस, जिसका अर्थ होता है अग्नि।
सेडिमेट्री जो होता है लैटिन शब्द से सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक जो होता है ग्रीक शब्द से जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंडों को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग के आकार की एवं गठन की हो सकती है। तो सेल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में बन जाता है, जब ज्वालामुखी फूटती है, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो ये जब ठोस होकर मैग्मा में परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार जो बने सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल बोलते हैं। आग्नेय सेल किससे बनता है? तो मैग्मा से बनता है, मैग्मा के ठंडा होने से। और इस आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। आग्नेय सेल को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसको एक को बोलते हैं अंतर्भेदी सेल, दूसरे को बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। यह क्या होता है? तो यह जब हमारे जो हमने देखा होगा जब ज्वालामुखी फूटती है तो इसमें से जो तरल द्रवित लावा निकलता है, यह ऊपर की तरफ अगर निकल के यहाँ पे ठंडा होता है और ठोस पदार्थों या फिर ठोस चट्टानों का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी सेल कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब जो हमारा होता है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी कभी कभी फूटता है लेकिन यह बाहर की तरफ इसका मैग्मा नहीं निकल पाता और ये आंतरिक भाग में ही रह जाता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। तो यह इसको बोलते जो जब यह ठंडा होता है तो इसको बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। जो ज्वालामुखी फूटती है अगर बाहर की तरफ निकल के ठंडा होकर चट्टान निर्मित करती है तो उसको बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। और जो हमने आपको गलत बता दिया था, जब बाहर निकलती है इसको बोलते हैं बहिर्भेदी सेल, जब अंदर ही रह जाती है तो उसको बोलते हैं अंतर्भेदी सेल। इनमें डिफरेंस यही है। उसके बाद आता है हमारा अवसादी सेल। यह क्या होता है? लेकिन कुछ इसके आगे भी बताया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि कहाँ पे गया, जो भूपर्पटी होती है, इसकी जो भूपर्पटी होती है, इस प्रकार से बने सेलों को बहिर्भेदी जो आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं बेसाल्ट, जो कि दक्कन का पठार आपको देखने को मिल जाएगा, इन्हीं बेसाल्ट सेलों से ही निर्मित हुआ है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर यानी कि अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं, जिसको हमने अभी आपको बताया। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों के रूप ले लेता है। ग्रेनाइट के ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे क्या होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं। और आगे क्या बोल रहा है कि सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन कणों को अवसाद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और यह अवसाद जब हवा जल यानी कि बाह्य कारकों द्वारा हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमा किए जाते हैं तो यह लगभग लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि यह चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। इनमें क्या होता है? इनमें जो हमारा बोल सकते हैं कि अवसाद होता है, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा जीवाश्म में भी हो सकता है। क्योंकि यह अवसादों से ही निर्मित हुआ ना, तो आपको जीवाश्म में देखने को मिल जाएगा। सतह पर सबसे अधिक विस्तार इन्हीं सेल का होता है। कौन से? अवसादी सेलों का। तो इसका उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, इन जो सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी कभी इन सेलों पर आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं जीवाश्म। उसके बाद आता है कायांतरित सेल। इसको कैसे निर्मित होता है? तो आग्नेय एवं अवसादी सेल जो उच्च ताप एवं दाब के कारण, जब अवसादी एवं आग्नेय सेल को उच्च ताप एवं दाब को जब लगाते हैं तो यह जो पत्थर होता है, क्या होता है? चट्टानें जो होती हैं यह कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो चिकनी मिट्टी होती है इस पर ताप दाब लगाएंगे तो स्लेट में बदल जाएगी, और जो चूना पत्थर होगा इस पर जो ताप दाब लगाएंगे अत्यधिक ताप दाब तो यह संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा।
जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा ये सेल है, इन सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो कठोर सेलों का उपयोग सड़क निर्माण में, घर या इमारत बनाने के रूप में हम कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए आप यहाँ पे दिया है कि कुछ खेलों का नाम बताया गया है कि 7 पत्थर पिट्ठू, जिसको हम बोल सकते हैं गांव की भाषा में। इनमें क्या होता है आपको पता है, क्या खेले हैं इसको? इनमें कुछ 7 पत्थरों को लिया जाता है, मतलब छोटा छोटा पत्थर होता है, एक के ऊपर एक उसको रख देते हैं और 2 टीम होती है, दोनों साइड खड़े होते हैं कुछ बच्चे, और एक टीम का जो बच्चा होता है एक गेंद, छोटा सा गेंद लेकर उस पत्थर पे फेंकता है। अगर वह पत्थर गिर जाता है तो दूसरी वाली टीम उस गेंद को लेकर उसको तब तक मारती रहती है जब तक कि वह जो बच्चा है या फिर उसकी जो टीम है वो उस पत्थर को एक के ऊपर जितना था उस उतना जब तक ना रख दे तब तक उसको लोग पिटाई करते रहते हैं। तो क्या आपने इस गेम को खेला है? अगर खेला होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीबी डड्डी क्या लिखा है, ये वाला गेम हो गया। इसके बाद 5 पत्थर, जिसको गिट्टी वो भी बोल सकते हैं, जो कि लड़कियां अक्सर खेलती रहती हैं, आपने गांव में देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे उपयोग दिया है, कुछ यहाँ पे फिगर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल किला वाला फिगर दिया है, यहाँ पे ताजमहल दिया है। हमने अभी आपको विस्तार से बताया कि जो शैलें होती हैं क्या कैसी होती है, किस प्रकार निर्मित होती है, उसके प्रकार को भी बताया। तो जो होता है जो संगमरमर है, किस प्रकार जो निर्मित है संगमरमर, एक कौन सी चट्टान से निर्मित होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लाल किला है बलुआ पत्थर से बना हुआ, लेकिन यह बलुआ पत्थर किस चट्टानों का उदाहरण है, यह भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि शैल जो चक्र है यह कैसे निर्मित होता है, यह विस्तार से आपको बताया है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैग्मा कहाँ से निकलता है, तो अस्थल मंडल के भाग से ही निकलता है। जब ज्वालामुखी फूटती है इनमें से मैग्मा निकलता है, ऊपर आता है, ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण चट्टान बनाता है, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। जब इनमें चट्टान में क्या होता है कि अवसाद, यानी कि इनमें टूट फूट की क्रिया होती है, तो यह विभिन्न प्रकार के टुकड़े देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेलों में टूट जाते हैं। यह टूटा हुआ जब चट्टानें जो होती हैं जो स्थानांतरित होती रहती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करती हैं। ताप एवं दाब के कारण यह क्या होती हैं, कायांतरित शैलों में परिवर्तित होती है। यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें अत्यधिक ताप एवं दाब जब लगाते हैं तो यह कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण यह पुनः पिघल जाती है, यानी कि जो हमारा यह कायांतरित शैल है इस पर भी अगर अत्यधिक ताप एवं दाब लगाएं तो यह पुनः पिघल जाती हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं। जब यह लिक्विड फॉर्म हो जाती हैं तो यह पुनः जो है कि मैग्मा बन के और यह फिर से आपको देखने को मिल जाएगा कि यह जो है ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित होती हैं और फूटती हैं। फिर उसके बाद आग्नेय शैल निर्मित होता है, फिर अवसाद बनते हैं, अवसादी शैल निर्मित होता है, कायांतरित शैल निर्मित होता है। इसी प्रकार यह शैल जो होते हैं चक्र चलते रहते हैं हमारी पृथ्वी के नीचे। उसके बाद पृथ्वी से जो शैल जो होती है विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई होती हैं, जो कि हमने बताया आपको। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मानव जाति के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। कौन खनिज? कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग हम उद्योगों और औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। और उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन दिया है, तो यह क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की कितनी परतें पाई जाती हैं, शैल क्या होते हैं, 3 प्रकार के शैलों के नाम बताइए, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी का निर्माण कैसे होता है, शैलों का निर्माण कैसे होता है, यह आप बता सकते हैं। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, शैलों के क्या उपयोग होते हैं, कायांतरित शैल क्या होते हैं, यह आपको आंसर लिखना है इसका। उसके बाद आता है मल्टीपल क्वेश्चन, बोल रहा है कि द्रवित मैग्मा से बने चट्टान कौन से होते हैं, तो कायांतरित भाग होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक ठोस एवं द्रव के कारण बनते हैं, अत्यधिक ठोस
अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण बनते हैं। जो अवसादी सेल होते हैं क्या इससे बनते हैं? जी बिल्कुल नहीं। द्रवित मैग्मा किससे बनता है? तो द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो तो कौन सा चट्टान बनता है? तो आग्नेय चट्टान बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? भूपर्पटी। यह तो सबसे बाहर है तो यह गलत हो जाएगा। क्रोड है। जी बिल्कुल, तो यही ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? सेल के। क्या यह सोना सेल है? जी बिल्कुल नहीं। खनिज है? नहीं। तीसरा जीवाश्म है, तो यह जीवाश्मी होगा। कोयला, पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्मी तो है ना। पेट्रोलियम जीवों के मरने से, यानी कि जो जीव जंतु थे जो पृथ्वी के अंदर दब गए उन्हीं के कारण यह पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। लेकिन ये इनमें जो परिवर्तित हुए हैं इनमें बहुत ही समय का अंतराल था, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद यह आपको देखने की घटना मिलेगी। उसके बाद बोल रहा है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, किस में जीवाश्म होते हैं? अवसादी सेल में। जी बिल्कुल यही है, क्योंकि यह परतों में भी पाया जाता है, धीरे धीरे अवसादों से तो निर्मित होता है, तो इसी में होता है। उसके बाद बोल रहा है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ मिलान दिया गया है, तो देखिए क्रोड जो होता है आंतरिक वाला भाग होता है, पृथ्वी की सतह का नहीं। यहाँ पे पृथ्वी की एक कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए, रुक जाइए। यहाँ पे इसका होगा 5वां वाला। पहला का कौन सा होगा? पृथ्वी का भीतरी वाली परत होती है, यहाँ पे भीतरी वाली परत होती है। सेल क्या होगा? सेल क्या होता है? यह इसका निश्चित अनुपात होता है जिसका मिश्रण होता है। सेल जो होता है खनिज वाला जो हैगा, जिसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसके बाद आपका आता है सेल, तो सेल कौन सा होगा? सेल के रूप में, एक मिनट, सेल का हो जाएगा सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग में आता है। उसके बाद आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होती है स्लेट में परिवर्तित होती है, हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था। और सियाल दिया है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सियाल सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है। उसके बाद कारण बताइए करके कुछ क्वेश्चन पूछा है, दिया कि हम जो पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं पहुँच सकते हैं, यह आपको एग्जाम्पल के रूप में इसका आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। उसके बाद अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं, कारण बताइए कैसे बनती हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्यों बदलता है यह आपको बताना है। तो अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। लेकिन आपको इस वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज अच्छी मिली होगी तो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से इस वीडियो को, इस हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ सकें कि किस प्रकार यह निर्मित है। और तब तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।